हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर हम यहाँ कनेक्ट हो चुके हैं, जहां हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला ये, तो इसे प्लीज एंड तक देखिएगा। आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि वीडियो किस चीज से रिलेटेड है। तो क्या ये यूजीसी नेट में आता है? तो बिल्कुल यूजीसी नेट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि यूजीसी नेट में जो पेपर वन है उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाए। और कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जैसे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूजीसी नेट के लिए। इकोनॉमिक सर्विसेज सीधे क्वेश्चंस बन जाते हैं, सीधे क्वेश्चंस। इतने ये चीज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले कई बार हुआ है कि डेटा सेंट्रिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बजट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जिस वक्त मैं ये बना रहा हूँ ये वीडियो, उस वक्त हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश कर रही हैं दिल्ली में। तो बजट पे भी वीडियो आने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे पे ये वीडियो मैं बना दे रहा हूँ, ताकि आपको एक समराइज वे में बता सकूं कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीजें कही गई है और इकोनॉमिक सर्वे हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये लेक्चर तो मैं आज लूंगा ही, पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे का बुकलेट प्लीज खरीद लें। उससे पढ़ने में काफी आसानी होगी आपको। और पास्ट बुकलेट्स भी खरीदे, पास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे बहुत जरूरी हो जाते हैं, तो उसे भी खरीदे। हालांकि जो बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के अलावा, उनके लिए भी वीडियो है, क्योंकि यूजीसी नेट पेपर वन जो है उसमें भी कुछ टॉपिक्स है जहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक भी रहता है इकोनॉमिक सर्वे में, तो वहां से सीधे क्वेश्चंस आपको पेपर वन में दिख सकते हैं। तो ऐसा ना समझे कि आपके लिए वीडियो नहीं है, आपके लिए भी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, भाई बंधुओं के साथ प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को हिट करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी क्लास है आपके इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को दुरुस्त करने के लिए। तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको दिखेगा इकोनॉमिक सर्वे। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये मैंने बकायदा क्या कहते हैं, पीआईबी के वेबसाइट से निकाला है। अब जब भी आप कोई सरकारी सर्कुलर या सरकारी चीजें जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज होती हैं, उसे अगर आप पढ़ना चाहें, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पीआईबी के वेबसाइट से ही देखें। पीआईबी के वेबसाइट से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये सबसे ऑथेंटिकेट माना जाता है, सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेट माना जाता है इसे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सेकंड, क्या हो गया? कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे ये चीज क्या है? ओके, तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण जिसे कहते हैं, ये सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड मतलब सरकार ने पिछले साल कैसा काम किया है उसके बारे में ये जो फाइल है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये बताता है। इसमें सारी तमाम चीजें रहती हैं कि पिछले साल हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे हमारा ग्रोथ हुआ, कौन कौन से सेक्टर में हमने अच्छा किया, कौन कौन से सेक्टर में हमें अच्छा करना बाकी है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको बकायदा मिलती हैं इकोनॉमिक सर्वे में। अभी इकोनॉमिक सर्वे रिलीज कहाँ से किया जाता है या प्रिपेयर कौन करता है? तो इकोनॉमिक डिवीजन, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर, वो इसे प्रिपेयर करता है। तो अगर पूछा जाए कि कौन प्रिपेयर करता है, उस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हु प्रिपेयर्स। तो आप लिखेंगे इकोनॉमिक डिवीजन। यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आ चुका है, इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और अभी के हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन हमारे अभी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। ओके, तो ये आप समझ लीजिए। अभी हम चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे में कि क्या क्या चीजें कही गई हैं। बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताऊंगा आपको। ये समरी मैं लेके आया हूँ, इकोनॉमिक सर्वे का 11 पन्नों का समरी है। हालांकि आपको प्रॉपर पीडीएफ भी मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा इकोनॉमिक सर्वे। इसमें कई चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर में डिवाइडेड होता है ये। और हर चैप्टर अलग अलग चीजों से डील करता है, कुछ क्लाइमेट से डील करते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करते हैं। और हर चैप्टर जो है वो ऑन एवरेज 30 से 50 पेज का रहता है। और कुल मिला के 12 से 15 चैप्टर होते हैं। तो आप समझ लीजिए तकरीबन उतने पन्नों का इकोनॉमिक सर्वे प्रॉपर होता है। ओके, उसमें ग्राफ, चार्ट्स, तमाम चीजें होती हैं। पर ये एक समराइज्ड फॉर्म है इकोनॉमिक सर्वे का। और जिस बुकलेट की मैं बात कर रहा था, अगर वो बुकलेट आप लेंगे तो वो बुकलेट भी 100 पन्नों का आता है। कोई भी बढ़िया जो कोचिंग सेंटर है वहां पे वो इकोनॉमिक सर्वे के बुकलेट को
तैयार करके बेचते हैं। तो आपको कुछ ही दिनों में शायद अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स में विजन आईएएस जैसे कोचिंग सेंटर्स की तरफ से वो मिल जाएगा वो, ठीक है। चलिए, मैं किसी का ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि विजन आईएएस का बहुत अच्छा होता है, आप यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, शुरू करने से पहले बता दूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इट, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग चीजों में जाने से पहले इंटरेस्टिंग चीजें भी कर लिया जाए। सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें कही गई हैं। तो सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में कहा गया है। इंडियाज रियल जीडीपी इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.4% पे एस्टिमेट किया गया है FY 2025 पे, कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 6.4% होगा। ओके, अभी इसे फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट कहा गया है। देखिए, एस्टिमेट अलग अलग लेवल पे होता है, ठीक है। बजट एस्टिमेट होता है, एडवांस एस्टिमेट होता है। ये पहला एडवांस एस्टिमेट है जो 6.4% पे किया जा रहा है, जो कि ठीक ठाक है। ये एक अच्छा ग्रोथ रेट माना जाता है जीडीपी का। और ये रियल जीडीपी की बात की जा रही है। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी में एक्चुअली आपके प्रोडक्शंस को फोकस किया जाता है, प्रोडक्शन पे, कि प्रोडक्शन कितना बढ़ा। अगर आप नॉमिनल जीडीपी की बात करोगे तो उसमें प्राइस वाला मैटर भी आ जाता है। प्राइस, उसमें प्राइस वाला मैटर भी आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए पिछले साल हमने पांच, यू नो लेट्स से 5 कंप्यूटर बनाए थे और कंप्यूटर का प्राइस 100 रुपए था, तो जीडीपी हमारी 500 रुपए थी। इस साल अगर कंप्यूटर का प्राइस 150 हो गया और हमने 5 ही बनाए, तो जीडीपी कितना हो जाएगा? 750। तो देखने में लगेगा कि जीडीपी बढ़ा है, पर ये एक्चुअली नहीं बढ़ा। जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ना। पर यहाँ प्रोडक्शन देखिए सेम है, 5 ही है। जस्ट बिकॉज प्राइस बढ़ गया है कंप्यूटर का, इसलिए हमें जीडीपी ज्यादा नजर आ रहा है। तो ये नॉमिनल जीडीपी होता है जब प्राइस की वजह से जीडीपी बढ़ता है। रियल जीडीपी का मतलब होता है जो कि आपके एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो जीडीपी बढ़ा है। तो रियल जीडीपी को 6.4% के ग्रोथ रेट पे रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ टू ग्रो बिटवीन 6.3 एंड 6.8% इन FY 2026, और अगले साल ऐसा माना जा रहा है कि 6.3 से 6.8% तक हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकता है। ये भी एक बहुत ही दुरुस्त आकलन है। Thrust on grassroots level infrastructure reform, structural reforms and deregulation to boost medium term growth potential and global competitiveness। यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमारी जो शक्ति है वो बढ़ सकती है, उसको बढ़ने पे बात की जा रही है। एक सेकेंड, सो सॉरी, मुझे जुकाम है, तो उसके लिए माफ करिएगा आप लोग। Geo-economic fragmentation is replacing globalization, leading to imminent economic realignments and readjustments. ग्रो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इस पे एक चर्चा हम करेंगे, एक वीडियो लाने वाला हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, इस पे पूरा एक चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या होता है ये चीज। आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी चीजें देखते हैं। ओके, फोकस ऑफ रिफॉर्म्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। अभी मोदी सरकार का ये हमेशा से टारगेट रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम किया जाए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बेहतर किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि कितने आसानी से व्यापार हो सकता है इस देश में, ठीक है। तो इसको इंडिया मिडिल स्टैंड कहा जा रहा है, दैट इज इंडियाज एसएमई सेक्टर। एसएमई मतलब क्या होता है? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है उसके थ्रू हम कैसे अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतरीन बनाएंगे। टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन विल बी क्रूशियल। हम निजी सेक्टर को, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको कैसे पार्टिसिपेट करेंगे ताकि सारे जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरे हो इंफ्रास्ट्रक्चर के। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंप्रूव्ड कंटिन्यूअसली। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है सरकार ने कितना पैसा कैपिटल बनाने में खर्च किया। अब कैपिटल मतलब जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सके। देखिए, सरकार के खर्चे खर्चे अलग अलग तरह के होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो अ, हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिससे हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमने कुछ ऐसा खर्चा किया, कोई ऐसी चीज बनाने में, कैपिटल बनाने में, जिससे हमें वापस पैसा मिले। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ब्रिज बनाया, हमने रेलवेज बनाए, अब इससे हमें पैसा मिलेगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो FY 21 से FY 24 के बीच बढ़ा है बाई 8.2%। ये फिगर्स जो है याद रखिएगा, 8.2% से हमारा कैपेक्स बढ़ा है, कैपेक्स। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ वो 38.8% के स्पीड में बढ़ा है फ्रॉम 2020 टू 2024। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू
टेक केयर ऑफ। इन जनरल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका 8.2% बढ़ रहा है, पर की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वो 38.8% तक जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको इस तरह से घुमा के दे सकते हैं कि की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बताओ और इन जनरल बताओ। ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो गया। आरबीआई का बात करते हैं। आरबीआई एंड द आईएमएफ प्रोजेक्ट इंडिया कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन विल अलाइन विद द टारगेट ऑफ 4% इन FY 2026। तो देखिए आरबीआई जो है ना अभी इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है। यानी वो कहती है कि हम इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे और उस अकॉर्डिंग हम चीजों को देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, जो फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट होता है। तो यूजुअली 4% पे रहता है आरबीआई का यूजुअल टारगेट, और उसमें ±2% रहता है। तो इस बार भी 4% ही रखा गया FY 2026 के लिए। रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन सॉफ्टेन, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसे सॉफ्टेन किया गया 5.4% से 4.9%, यानी कि थोड़ा इन्फ्लेशन कमा है, ये कह रहे हैं। बैंक क्रेडिट हैज गॉन एट अ स्टेडी रेट विथ क्रेडिट ग्रोथ कन्वर्जिंग टुवर्ड्स डिपॉजिट ग्रोथ। GNPA of scheduled commercial banks declined to a 12-year low of 2.6%। अभी देखिए इकोनॉमिक सर्वे में आपको सारी चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि सरकार वही चीजों को हाईलाइट करती है, सरकार की तरफ से बनाया जाता है। सरकार उन्हीं चीजों को हाईलाइट करती है जो अच्छा होता है। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे में हमेशा तस्वीर अच्छी मिलेगी आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.6 लाख करोड़ रियलाइज्ड इन रिजोल्यूशन ऑफ 1068 प्लान्स टिल सितंबर टिल सितंबर 2024 अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब ये समझना बहुत जरूरी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया था, ठीक है। ISB कोड जिसे कहते हैं। इसके तहत जो बैंक में बैंक्रप्सी हो रही है, उन बैंक्रप्सी में जो एनपीए जनरेट हो रहा है, उन एनपीए को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए ये बात की गई थी। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आने के बाद से बैंक्स के हालत बेहतरीन हुए हैं, बेहतर हुए हैं एनपीए के मामले में। तो 3.6 लाख करोड़ रिजोल्यूशन हुआ, यानी कि इतना पैसा जो हमारा एनपीए में था वो रिजॉल्व हो चुका है 1068 प्लान्स के तहत टिल सितंबर 2024। बट बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। 11.1 लाख करोड़ मोबिलाइज थ्रू इक्विटी एंड डेट टिल दिसंबर 2024। 11.1 लाख करोड़ को मोबिलाइज किया गया, यानी कि इसको चैनलाइज किया है इक्विटी के थ्रू या डेट के थ्रू। ओके। अभी जैसे कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ा है उस आपने पढ़ा होगा कि दो तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इक्विटी से और डेट से। और हमेशा डेट फेवरेबल होता है। जैसे कि अगर आप लोग शार्क टैंक भी देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो शार्क है वो दो ऑफर करते हैं, इक्विटी ऑफर करते हैं और डेट ऑफर करते हैं। तो 11.1 लाख करोड़ को मोबिलाइज किया गया थ्रू इक्विटी या डेट टिल दिसंबर 2024, और इसमें 5% इंक्रीज देखने को मिला है पिछले साल की तुलना में, 5%। ओके। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो स्टूड एट 136%। यानी जीडीपी के अकॉर्डिंग मार्केट में कितने कैपिटल है, जीडीपी के अकॉर्डिंग मार्केट में कितने कैपिटल का रेशियो है, वो 136% पे है बीएसई में, जो कि चाइना से ज्यादा है और ब्राजील से ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार कह रही है तो मान लेते हैं। हाँ, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ग्रू बाई 6%। एक्सपोर्ट्स जो हमारा है वो 6% से बढ़ रहा है, सर्विसेज 11.6% से बढ़ रही है इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ FY 2025। प्रोडिक्शन है इंडिया रैंक सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड इन टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एज पर यूएनसीटीएडी। तो यूएनसीटीएडी के तहत इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेलीकम्युनिकेशंस में, कंप्यूटर में, इंफॉर्मेशन सर्विसेज में। सारी याद करने वाली चीजें हैं, आप इसे याद कर लें, आपके लिए एग्जाम में बहुत जरूरी होने वाला है। अच्छा, क्या ये सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? जी नहीं, ये आपके इकोनॉमिक सर्विसेज, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, यूपीएससी पेपर 3, जीएस पेपर 3 के लिए भी बहुत जरूरी है। फॉरेक्स एट USD 640.3 बिलियन, इतना फॉरेन रिजर्व हमारे पास है, $640.3 बिलियन। ओके। सफिशियंट टू कवर 10.9 मंथ ऑफ इम्पोर्ट, यानी तकरीबन तकरीबन 11 महीने का इम्पोर्ट हम इस पैसों से कर सकते हैं। 90% ऑफ एक्सटर्नल डेट, और ये हमारे एक्सटर्नल डेट का 90% है। गवर्नमेंट स्पेस विजन 2047 इंक्लूड्स गगनयान मिशन एंड चंद्रयान 4। तो गगनयान एक सुनने में आ रहा है, इसरो इस पे काम कर रही है, ये मिशन हमारा होने वाला है, और चंद्रयान 4 होने वाला है। चंद्रयान 4 पे भी हो रहा है। 2047 का टारगेट है ये, विजन 2047 जो है, यानी आजादी का 100 साल जब पूरा होगा, तब तक हमारा जो गवर्नमेंट का स्पेस विजन है वो है गगनयान, अपना खुद का जिसे हम स्पेस स्टेशन कहते हैं, और चंद्रयान 4। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1, एनी स्टूडेंट्स फॉर यूजीसी नेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ड्रास्टिक रिडक्शन ऑन स्मार्टफोन इंपोर्ट। हमारे स्मार्टफोन के इंपोर्ट में रिडक्शन हुआ है, यानी कि अब हम अपना स्मार्टफोन खुद बना रहे हैं, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। 99% नाउ मैन्युफैक्चर डोमेस्टिकली। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 कहता है कि 99% डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड फोन हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। इकोनॉमिक सर्वे जो है, अगर 2025 में आया ना गुरु, तो वो 2024-25 का कहा जाएगा। 2025 में जो आया, यानी कल जो आया। और आज जो 2025 में बजट आने वाला है, यूनियन बजट, वो 2025-26 का कहा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का होता है, तो 2024-25 कहेंगे। और यूनियन बजट आने वाले साल का होता है, तो उसे 2025-26 कहेंगे। ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा चीज है जो आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज कभी कभी एमसीक्यू में ऐसे ऑप्शंस पूछते हैं ना, कि बजट 2025-26 या 24-25 या 26-27, तो उसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैंने सोचा बता दो। विपो रिपोर्ट 2022 कहती है कि इंडिया रैंक सिक्स्थ अमंग द टॉप 10 पेटेंट फाइलिंग ऑफिसेस ग्लोबली। यानी कि हम ग्लोबली, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे 10वें नंबर, सॉरी 6ठे नंबर पे आते हैं पेटेंट फाइल करने में। पेटेंट यानी इनोवेशंस कितने हो रहे हैं हमारे कंट्री में। 50,000 करोड़ सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड लॉन्च टू प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग टू एमएसएमईज। 50,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया है, कॉर्पस बनाया गया है, जिससे कि हम एमएसएमईज को इक्विटी प्रोवाइड करेंगे। एमएसएमईज क्या होता है? अगेन, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की भी कैटेगरी होती है। एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है कि अगर आपका जो रेवेन्यू टर्नओवर है वो 25 करोड़ से कम है, तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में आएगा। 100 करोड़ से कम है तो एक पर्टिकुलर सेक्शन में आएगा। और ये हमेशा चेंज होता है। आई थिंक 1998 में चेंज हुआ था, आई एम नॉट श्योर, मुझे देखना पड़ेगा। पर ये इसका जो लेवल है ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ग्रोथ कैसा हो रहा है, इन्फ्लेशन कैसा है, उस अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशंस जो है वो चेंज होती रहती है। आप इसको देख सकते हो एक बार। ओके। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और क्या क्या चीजें की गई। इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट ग्रोथ सर्ज टू 12.8% ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर FY 2025। यानी FY 2025 में हमारी जो सर्विसेज है उसका एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, जो कि पिछले साल 5.7% था। यानी 5.7 से 12.8% पे हम जाएंगे। टूरिज्म सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिटर्न टू इट्स प्री पैंडेमिक लेवल। तो जब पैंडेमिक हुई थी, कोविड के समय सब चीजें बंद थी, लॉकडाउन था, तो जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उस पर थोड़ा सा धक्का लगा था, और पूरे दुनिया के टूरिज्म सेक्टर पे लगा था। लेकिन अब कह रहे हैं कि वो वापस आएगा प्री पैंडेमिक लेवल पे, यानी पैंडेमिक से पहले जो कंडीशंस थे उस पे हम आने वाले हैं। एग्रीकल्चर, हालांकि ये तो बहुत ही कंसर्निंग इशू है टूरिज्म का। ये कंसर्निंग इशू इसलिए है, अभी यहाँ पे सरकार कह रही है कि हम प्री पैंडेमिक लेवल पे आने वाले हैं। प्री पैंडेमिक लेवल पे आने वाले हैं, यानी कि 2019 वाले लेवल पे आने वाले हैं, 5%। लेकिन tourism sector is actually डिफिकल्ट, इट इज फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। और अभी अभी हमने देखा कि कैसे पूरा का पूरा गोवा खाली था। न्यू ईयर के समय हमने देखा गोवा खाली देखने को मिल रहा है हमें, पौंडीचेरी खाली देखने को मिल रहा है। और जो मिलेनियल्स हैं वो प्रेफर कर रहे हैं, जो अर्बन पीपल है जो थोड़ा ठीक ठाक कमा लेते हैं, जो मिडिल क्लास है, मिडिल मिडिल क्लास है, वो अब इंटरनेशनल ट्रिप्स करना पसंद करते हैं। उनके लिए टूरिज्म का मतलब होता है वो या तो बाली जाएंगे, या तो मालदीव्स जाएंगे, या तो इंडोनेशिया जाएंगे। इंडो मतलब बाली हो गया। और थाईलैंड चले जाएंगे। कुछ लोग कजाकिस्तान जाना पसंद कर रहे हैं अभी। तो जितनी भी वीजा ऑन अराइवल वाले कंट्रीज है वो तो चले जा रहे हैं पीपल। सारे लोग वीजा ऑन अराइवल वाला जहां जहां कंट्री है, जो जो कंट्री है, उसमें लोग जाना पसंद कर रहे हैं और लोकल ट्रैवल करना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है ये हमें समझना पड़ेगा। और टूरिज्म विभाग को कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि इंडिया की टूरिज्म जो है वो खत्म ना हो जाए। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर, बहुत ही जरूरी बात। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, चाहे वो बागबानी हो गई, लाइफ स्टॉक हो गया, कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 16% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। तो हमारे टोटल जीडीपी का 16% एग्रीकल्चर है। खारिफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1647.05 LMT। ओके। एन इंक्रीज ऑफ 89.37 LMT फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो खारिफ फूड ग्रेन जो है वो बढ़ने वाला है, उसके प्रोडक्शन में एक इजाफा देखने को मिलेगा। फिशरीज सेक्टर, यानी कि जो मछलियों का सेक्टर है, फिशरीज सेक्टर शो हाईएस्ट सीएजीआर, हाईएस्ट सीएजीआर ऑफ 8.7%, फॉलोड बाय लाइव स्टॉक
विद CAGR ऑफ 5.8%। तो सबसे पहले फिशरीज आ रहा है, उसके बाद लाइव स्टॉक आ रहा है। इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल से जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाया है, वो टोटल कैपेसिटी का ऑलमोस्ट 50% है, यानी 46.8%। और जो हमारा INDC था, जो 2021 का था शायद, INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उसमें ये कहा गया कि हम फॉसिल फ्यूल वाले बिजली जनरेशन को बढ़ाएंगे, उसको मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। तो ऑलमोस्ट 50% हमने कर दिया है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.29 बिलियन टन्स इक्विवेलेंट हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन 2005 एंड 2023। तो 2.29 बिलियन टन CO2 हमने बना दिया है। बहुत अच्छी बात है, कार्बन सिंक हमने बना दिया इतना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। By 2030, life measures could save consumers around 440 billion globally. Social services expenditure registers an annual growth rate of 15%. तो social service expenditure में भी इजाफा है। Government health expenditure increases from 29% to 48%. तो गवर्नमेंट हेल्थ केयर में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। बाय पीपल ऑन हेल्थ डिक्लाइंस, एक्सपेंडिचर बाय पीपल ऑन हेल्थ डिक्लाइंस फ्रॉम 62.6% टू 39.4%। तो जितने खर्चे हम कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, सिविलियंस, सिटीजन्स, उसमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि बेसिकली सरकार कहना चाहिए कि हमारी इंश्योरेंस स्कीम बहुत अच्छी है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो गई हो या कोई प्राइवेट इंश्योरेंस हो गई हो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइंस, सरकार कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन की है 3.2% पे, जो कि 2017-18 में 6% हुआ करता था। ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी एंड रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स प्रोवाइड एनहांस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब क्रिएशन। तो डिजिटल इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से जॉब क्रिएशन हो रहा है, जो कि हमारे विकसित भारत का एक विजन है। PM इंटर्नशिप स्कीम इमर्जेस एज ट्रांसफॉर्मेटिव कैटलिस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भी है, जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करने को सरकार एक बहुत ही अच्छे और दुरुस्त नजर से देखती है। Barriers to large scale AI adoption persist in present। लार्ज स्केल AI adoption पे कुछ रुकावट है, जैसे कि हम देख रहे हैं US, चाइना अपनी अपनी जेनेटिव AI बना रही है, डीप सीक हो गया, चैट GPT हो गया, तो भारत इसमें भी बहुत पीछे है। तो वो एक बैरियर है, वो एक रुकावट है भारत के लिए। और कोई भी रुकावट एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी होता है, एक स्कोप मिलता है हमारे पॉलिसी मेकर्स को उस पर काम करने का, उस पर उस पे इनोवेशंस करने का, लोगों को एक मौका देने का। तो उस पे हम काम करेंगे, और हमारा जनरेटिव AI मॉडल अगर आ जाए तो उससे आ सकती है। कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड एकेडमिया टू एसेंशियल टू मिनिमाइज एडवर्स सोसाइटल इफेक्ट्स ऑफ AI ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी विभाग और एकेडमिया, इनका एक मिक्स कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि जो AI है उसके वजह से समाज पे जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो कम से कम हो। ओके, तो ये ओवरऑल समरी है। इसके अलावा कुछ डिटेल में भी चीजें दी गई हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, अभी तो 4 पन्ने ही हुए। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, अब देखिए हर एक चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है, ठीक है। और हर चैप्टर, जैसे कि मैंने कहा, 30 से 50 पन्नों का है। और यहाँ पे इसकी समरी है, समरी हम देखते हैं। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बैक इनटू द फर्स्ट लेन। तो इसे कह रहे हैं कि India's real GDP growth is estimated at 6.4%. Global economy on an average grew by 3.3%. Real GDP growth in FY26 is expected to grow between 6.3 and 6.8%। तो वो चीजें जो ऊपर हमने पढ़ी वो यहाँ पे दी गई है। अभी दूसरा चैप्टर है मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, द कार्ड एंड द हॉर्स। हर चैप्टर को इन्होंने नाम दिया है, द कार्ड एंड द हॉर्स। ओके, bank credit has grown at a steady rate with the credit growth converging towards deposit growth. Profitability of scheduled commercial bank। अब जैसे हम जानते हैं कमर्शियल बैंक दो तरह के होते हैं, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंप्रूव, उनका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुआ है, और क्रेडिट टू GDP रेशियो जो है वो रिड्यूस हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो GNPA है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, डिक्लाइन टू अ 12 ईयर लो। ये इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोर्ट की वजह से हुआ। इसमें 3.6 लाख करोड़ रिजोल्यूशन हुआ और 1068 प्लान टिल सितंबर 2024, अभी हमने पढ़ा। और बाकी ऊपर जो चीजें दी गई हैं, 11.1 लाख करोड़ इक्विटी ऑर्डर तो मोबिलाइज किया गया। इंश्योरेंस सेक्टर में देख लेते हैं। इंडिया इंश्योरेंस मार्केट कंटिन्यूज इट्स अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। इंश्योरेंस हमेशा एक चैलेंजिंग सेक्टर रहा है इंडिया में, स्पेशली उसका जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिल रहा है कि लोग थोड़े से जागरूक हो रहे हैं, और लोगों का जो पॉकेट इनकम है वो बढ़ रहा है, तो इंश्योरेंस भी वो ले रहे हैं। स्पेशली जो अर्बन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, वो तो इसे ले ही रहे हैं।
India's pension sector experienced significant growth with total number of pension subscribers growing by 16%। तो पेंशन सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा है। चलिए, अभी हाल ही में ईपीएफओ में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसमें भी एक बार हम देख सकते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर गेटिंग एफडीआई राइट। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है 6% से बढ़ रहा है। 10.2% ग्लोबल एक्सपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सर्विसेज पे है, जैसे कि हमने देखा। और एफडीआई जो है वो एक रिकॉर्ड लेवल पे हमारा है, $47.2 बिलियन इन द फर्स्ट 8 मंथ ऑफ FY 2024। ओके। और FY 2025 में वो 55.6 बिलियन हो जाएगा। चलिए, प्राइस एंड इन्फ्लेशन। अभी जैसे कि कहा हमने, इन्फ्लेशन कमने को है, और आरबीआई का जो टारगेट है 4.4%, उस पर हम मीट कर रहे हैं। मीडियम टर्म आउटलुक डे रेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इन मिडल ऑफ अ चैलेंज रिप्रेजेंट अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन इज रिप्लेसिंग ग्लोबलाइजेशन। विकसित भारत का जो हमारा हमारा जो मुहिम है, उसको रियलाइज करने के लिए तमाम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया है। और सिस्टम डिरेगुलेशन पॉलिसी को इस तरह से बनाया जाए ताकि हम एक अच्छा और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बरतें, और हमारा जो ग्रोथ है वो देखने को मिले। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी बात है। 2031 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क बना है। 17 न्यू पेयर्स ऑफ वंदे भारत आ गए हैं। ये सारे, अभी देखिए कितना सही है कितना गलत है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। इकोनॉमिक सर्वे में सब चीजें अच्छी लगती हैं देखने में। पर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब वंदे भारत कितना लॉन्च है, उससे देश की कितनी तरक्की हो जाएगी, वो समझ के हमें कोई फायदा नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यूजीसी नेट के लिए खासतौर पे, यूपीएससी वालों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है, तो उनके लिए जरूरी है वो चीज़ों को अच्छे से समझे। पर यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको फैक्ट्स ही पता करने चाहिए इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। अंडर रोड नेटवर्क 5853 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे वॉज क्रिएटेड। अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम 383 प्लॉट्स कवरिंग 3788 एकर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर इंडस्ट्रियल यूज। अब ये कितने सस्ते में दिया जाता है वो नहीं लिखा गया। अभी मैंने कल देखा कि एक पर्टिकुलर जमीन है जो अंबानी जी को 97 रुपीज पर स्क्वायर फीट के दाम पे बेच दिया गया। तो 3788 एकड़ अलॉट किया गया इंडस्ट्रियल यूज के लिए, ये तो बता दिया गया, पर किस प्राइस में दिया गया वो नहीं लिखा हुआ इस पे। तो आप समझ सकते हैं इसको एक पर्टिकुलर कायदे से बनाया जाता है, ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव रिडक्शन इन एवरेज कंटेनर टर्न अराउंड टाइम इन मेजर पोर्ट्स फ्रॉम 48.1 आवर्स टू 30.4 आवर्स, यानी पोर्ट्स वाटरवे को भी देखा गया है। 15.8% ईयर एंड ईयर इंक्रीज इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ी है, 47% हो गया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। गवर्नमेंट स्कीम लाइक डीडीबीजी, जीजेवाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण समथिंग योजना, आई थिंक समथिंग दीनदयाल उपाध्याय जीजेवाई, ये कौन सा होता है, नॉट एबल टू रिकॉल। DDU is Deen Dayal Upadhyay and GJY I could not recall. Saubhagya is again electricity scheme. Jyoti, I think this is Jyoti Yojana, something like Gruh Jyoti Yojana. I think Deen Dayal Upadhyay Gruh Jyoti Yojana, इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव करने के लिए रूरल एरियाज में 18,000 गांवों को इलेक्ट्रिसिटी से दुरुस्त किया गया है, और 2.9 करोड़ हाउस होल्ड उसमें आते हैं। Government's digital connectivity initiatives have gained traction, particularly with the rollout of 5G services. 5G services को लॉन्च किया गया है कुछ जगहों में। Efforts to improve, provide 4G services to remote areas have made significant stride with over 10,700 villages covered by December 2024. तो 10,000 गांवों को 4G सर्विसेज से मुहैया कराया गया है। अंडर जेजेएम जल जीवन मिशन 12 करोड़ परिवारों को पाइप ड्रिंकिंग वाटर मिले हैं। अभी ये लिख देते हैं 12 करोड़ परिवार, लेकिन इनमें से बहुत सारे परिवार हैं जिनके पाइपों में पानी नहीं आ रहा है, बस पाइप का जो क्या कहते हैं नल है वो लगा दिया गया है, पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। अंडर मतलब ग्राउंड रियलिटी कुछ और है दोस्तों। अंडर फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2024 1.92 लाख विलेजेस वर इंक्रीमेंटली डिक्लेयर्ड ओडीएफ। ओडीएफ यानी कि ओपन ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि इतने जगहों में ओपन डिफिकेशन नहीं होता। ओपन डिफिकेशन यानी जब लोग खुले में शौच करते हैं ना, ओपन डिफिकेशन फ्री कर देना मतलब खुले में शौच नहीं हो रही है। तो अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 1.92 लाख विलेजेस पर इंक्रीमेंटली डिक्लेयर्ड ओडीएफ, यानी 1.92 लाख गांव में ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया गया कि वहां पे खुले में शौच नहीं होता। क्यों? क्योंकि सरकार कह रही है कि हमने वहां शौचालय बना दिए। आप गांव में जाके हकीकत देख लो, आपको कुछ और नजर आएगा। शौचालय बन गया है तो पानी नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि शौचालय का दीवार लग गया है तो उसमें जो कमोड है वो नहीं लगा, और अगर कमोड लग गया तो दीवार नहीं बना। अगर आपने पंचायत वेब सीरीज देखा है तो आपने इसमें एक बहुत ही फनी सीन है,
जो वो कैरेक्टर रहता है, क्या नाम है उसका, मैं भूल जा रहा हूँ। उसके गांव में ऐसा सीन रहता है कि उसका वो कमोड तो लगा दिया पर दीवार लगाया ही नहीं, और एक दूसरे घर में दीवार लग गया पर कमोड लगा ही नहीं। तो ओडीएफ ये जो कह रहे हैं ना, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है, ये सिर्फ किताबी बातें, इकोनॉमिक सर्वे में अच्छा लगता है, अदरवाइज ये बहुत ही ग्राउंड रियलिटी से दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है। ओके। और टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ ओडीएफ प्लस विलेजेस टू 3.64 लाख। अभी तक तकरीबन 3 करोड़ 64 लाख गांव, सॉरी, 3 लाख 64 हजार गांव को इन लोगों ने ओडीएफ कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं। बड़ी मजाक वाली बात है। ओके। इन अर्बन एरियाज प्रधानमंत्री आवास योजना कंप्लीटेड ओवर 89 लाख हाउसेस। बहुत अच्छी बात है। सिटी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इज एक्सपैंडिंग। रैपिड रेल सिस्टम जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है 29 सिटी में, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करेगा। रेरा जो है, रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट 2016, एंश्योर्ड रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। रेरा एक्चुअली एक एक्ट था जो 2016 बनाया गया था, जब भी कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी फ्लैट जमीन लेते हैं आप तो रेरा अप्रूव होना चाहिए। तो इसके तहत कह रहे हैं कि 1.38 लाख रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर किए गए हैं। इंडिया करंटली ऑपरेट्स 56 एक्टिव स्पेस एसेट्स। 56 स्पेस एसेट्स है हमारे पास, और 2047 तक हमारा जो स्पेस विजन है उसमें हमारा अपना स्पेस स्टेशन रहेगा, गगनयान। और चंद्रयान 4 भी हमारा, चंद्रयान 4 हमारा टारगेट है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। Industry all about business reforms. The industrial sector expected to grow by 6.2% in FY25. The government has actively promoting smart manufacturing and industry 4.0, supporting the establishment of Samarth Udyog Center, yani Udyog and business. In FY24, Indian automobile domestic sales grew by 12.5%. जो ऑटोमोबाइल की बिक्री है, डोमेस्टिक बिक्री, वो 12.5% बढ़ी है। The domestic production of electronic goods has increased a CAGR of 17.5%. 99% of स्मार्टफोन हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, अच्छी बात है। टोटल टर्नओवर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इज 4.17 लाख करोड़, ग्रोइंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 10.1% इन लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स का इन लोगों ने डेटा इसलिए डाला क्योंकि उसमें कोविड ईयर्स भी कैलकुलेट हो जाते हैं। कोविड में ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ऊपर गई थी। तो बहुत ही चालाकी के साथ इकोनॉमिक सर्वे में बनाया जाए, ठीक है, आप समझ सकते हैं। As per the WIPO report, India ranks sixth among the top 10 patent filing offices globally. MSME, micro, small and medium enterprises sector has emerged as a highly vibrant sector of the Indian economy, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया का जो पूरा इकोनॉमी है वो एमएसएमई पे ही टिका होना चाहिए, ना कि सिर्फ बड़े कैपिटल हाउसेस के ऊपर। एमएसएमई का बढ़ना बहुत जरूरी है। मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ गला फाड़ फाड़ के कि एमएसएमई बढ़ना बहुत जरूरी है। सर्विसेज, न्यू चैलेंज फॉर द ओल्ड वॉर हॉर्स। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो टोटल जो जीबी है उसमें 50.6% बढ़ा है इन FY14 टू 55.3% इन FY25, यानी 10 सालों में। द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द सर्विसेज सेक्टर वॉज 8% इन द प्री पैंडेमिक ईयर। प्री पैंडेमिक ईयर में ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर वॉज 8% था, और अभी वो 8.3% है, थोड़ा बढ़ा है, मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। India held a 4.3% share in global services export in 2023, रैंकिंग 7th वर्ल्ड वाइड। ओके, तो ये तो अच्छी बात है कि हमारा सर्विस सेक्टर, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ तब से हमारा सर्विस सेक्टर हमेशा बेहतरीन रहा है। हम तमाम वेस्टर्न कंट्रीज को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी ये इंडिया के कॉम्पिटिटर्स बन गए हैं, थाईलैंड, फिलीपींस जैसे कंट्री, जो हमसे कम पैसों में काम कर देते हैं और हमसे ज्यादा काम करते हैं। तो इसलिए जो पूरा आपको देखने को मिल रहा है ना माहौल, अभी 90 आवर्स ऑफ वर्क वीक, और 6 दिन काम करो और इतना काम करो, उतना काम करो, बीवी को मत देखो, बीवी तुम्हें नहीं देखेगी। ये इसलिए बन रहा है क्योंकि जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं, उन्हें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं प्रोजेक्ट्स लाने में, काम लाने में, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो काम दिया करते हैं इंडिया को, दिया करते थे, उनके लिए अब पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव है साउथ ईस्ट एशिया में, जो कम पैसों में बेहतरीन काम करके देंगे, आपको ज्यादा काम करके देंगे। तो इसलिए पूरा माहौल चला है। तो इंडिया को भी अपने सर्विस सेक्टर को सस्टेनेबल रखने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। ये 50.3% से हमारा काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो इंडियाज इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज ग्रो एट द ट्रेंड ऑफ 12.8%। और यहाँ हमें इजाफा देखने को मिल सकता है क्योंकि अब हम अपना सेमीकंडक्टर भी बनाने वाले हैं। पहला सेमीकंडक्टर चिप आने वाला है हमारा, तो इसमें थोड़ा इजाफा हमें लॉन्ग टर्म में तो दिखेगा, 100% दिखेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। एग्रीकल्चर पे आते हैं। 16% ऑफ द टोटल जीडीपी एग्रीकल्चर में है। हाई वैल्यू स्टॉक्स जैसे कि हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज, ये तमाम चीजें की ड्राइवर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में। स्पेशली एग प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, इसमें हम, इसके वजह से हमारा एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज थोड़ा ऊपर जाता है। इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, सेकंड सबसे ज्यादा एग प्रोड्यूस करता है, एट सबसे ज्यादा मीट प्रोड्यूस करता है, आपको पता होना चाहिए बात।
जो जितना वेजिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट और गला फाड़ फाड़ के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग जो चिल्लाते हैं ना, पर्दे के पीछे कुछ और है ये। इतना मीट बन रहा है इंडिया में, इतना मीट प्रोड्यूस हो रहा है, आपको पता नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है। खारीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो भी 1647.0 लाख मेट्रिक टन होने वाला है फिजिकल ईयर पिछले साल 24-25 में। जो एमएसपी है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर अरहर एंड बाजरा, इसे 59% से बढ़ा के 77% पे कर दिया गया है, अरहर दाल और बाजरे पे। एमएसपी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बजट में एमएसपी पे कुछ चर्चा हो सके। फिशरीज सेक्टर हैज शोन द हाईएस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8.7%। फिशरीज सेक्टर में जो बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये कांग्रेस का एक सबसे बेहतरीन काम था मुझे लगता है 2013 में, एनएफ ऐसे जो वो लेके आए थे। एंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये कोविड के समय आया था। मार्क्ड अ फंडामेंटल शिफ्ट इन द अप्रोच टू फूड सिक्योरिटी। इंडिया में फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। फूड सिक्योरिटी क्योंकि इंडिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको डेली का खाना नहीं मिलता है, तो फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। और इसमें भी एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिला है, पर क्या शिफ्ट है वो सही तौर पे दिया नहीं गया है इसमें। द प्रोविजन ऑफ फ्री फूड ग्रेड्स अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर अनदर 5 year रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ऑलराइट, as of 31st October, over 11 crore farmers have benefited under PM Kisan, while 23.61 lakh farmers are enrolled under PM Kisan Mandhan। तो पीएम किसान योजना जो है उसके तहत 11 करोड़ फार्मर को बेनिफिट दिया गया है, वो बेनिफिशियरी है। अभी आ जाते हैं क्लाइमेट एनवायरनमेंट में, तो पेपर 1 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 10 पीडीई। India's ambition to achieve developed nation status by 2047 is fundamentally anchored in the vision of inclusive and sustainable development। तो सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे लगता है कि डेवलप्ड कंट्री क्यों बनना है आपको, मतलब हमें डेवलप्ड कंट्री का टैग क्यों चाहिए। क्या हमें ये नहीं पता कि डेवलप्ड कंट्री बनने से कितने सारी चीजें हैं जो हमारे लिए बदल जाएंगी इंटरनेशनल लेवल पे। डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स हमारे साथ बदल जाएंगे, और जितने भी इंटरनेशनल काउंसिल्स हैं उनके साथ हमारे जो एग्रीमेंट्स है वो चेंज हो सकते हैं। और डेवलप्ड कंट्री क्या सिर्फ हमें पेपर पर बनना है या वाकई बनना है, ये मुझे नहीं समझ में आता है, तो इस पर कभी बात करेंगे। इंडिया हैज इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 2,13,701 मेगावाट फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस, जो कि तकरीबन 50% है टोटल का। As the Forest Survey of India 2024, additional carbon sink of 2.29 billion tons of CO2 equivalent has been created। The India-led global movement, lifestyle and environment, ये पिछले साल G20 का ये था जो क्या कहते हैं टैगलाइन था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एम्स टू एनहांस कंट्री सस्टेनेबिलिटी एफर्ट। कितना सस्टेनेबल हमें बनाना है अपनी अपनी दुनिया को, अपनी कंट्री को एसडीजी गोल्स के साथ अलाइन करते हुए। By 2013, it is estimated that lifestyle for environment measures could save consumers around 440 billion US dollars global। अगर हम सस्टेनेबल तरीके से काम करेंगे तो 2030 तक हम इतने पैसे बचा सकते हैं। ये अभी कितना पैसे बचाएंगे वो तो बाद में देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल सेक्टर, सोशल सेक्टर चाहे सेंटर का हो या स्टेट का हो, इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिनी कोएफिशिएंट यानी एक ऐसा कोएफिशिएंट जो कंट्री में इनइक्वालिटी मेजर करता है, अमीरों और गरीबों में कितनी इनइक्वालिटी है। सोशल सेक्टर की जब बात करें तो इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। इस डिक्लाइनिंग, तो गिनी कोएफिशिएंट डिक्लाइन कर रहा है। गिनी कोएफिशिएंट अगर कम होगा यानी कि इनइक्वालिटी कम है, गिनी कोएफिशिएंट अगर ज्यादा होगा यानी इक्वालिटी इनइक्वालिटी ज्यादा है। तो गिनी कोएफिशिएंट जो है वो 0 से 1 के बीच लाई करता है। अगर आपको इस पे डिटेल डिस्कशन चाहिए तो यूट्यूब पे एक वीडियो मैंने बनाया था 1 साल पहले तकरीबन, तो आप देख सकते हैं गिनी कोएफिशिएंट पे, मैं डाल दूंगा इस पे सजेस्टेड वीडियोस पे। तो फॉर रूरल एरियाज इट इज 0.237 इन 2023, और वो 0.266 हो गया मतलब 2022-23 में 0.266 था, और अगले साल 0.237 हो गया। अर्बन एरियाज में ये 0.314 था, और ये कम के 0.284 हो गया, यानी रिड्यूस हुआ है अर्बन और रूरल दोनों में। वेरियस फिस्कल पर पता नहीं, मुझे तो अब रिपोर्ट अलग ही मिलता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा है। इकोनॉमिक सर्वे में कहाँ से लिखा गया आई डोंट नो, बट देखते हैं, सरकार ने बोला है तो एग्जाम में हमें यही लिखना पड़ेगा, यही वैलिड आंसर होगा। गवर्नमेंट्स हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस फ्रॉम 29% टू 48%। शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी कि हेल्थ केयर लेने में पब्लिक का अपने पॉकेट से कितना खर्चा हो रहा है, डिक्लाइन फ्रॉम 62.6 टू 39.4, यानी हमारा खर्चा कम हो रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम है हेल्थ केयर में। इसका बेसिक मतलब यह है, सरकार कहना चाहिए कि आपकी जो इंश्योरेंस योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो जाए, चाहे वो कोई भी प्राइवेट योजना हो जाए,
चाहे वो बंगाल की स्वास्थ्य साथी स्कीम हो जाए, ये तमाम चीजें बहुत ही दुरुस्त तरीके से चल रही हैं। चलिए आगे, आयुष्मान भारत। तो सरकार की कुछ कुछ योजना है जिसको वो छाती पीट पीट के इसका ढोल बजाते हैं। देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर। मैंने कहा ना, एक्सपेंडिचर में जो रिडक्शन है वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आयुष्मान भारत योजना को प्रमोट करना चाहते हैं। और उसमें 1.25 लाख करोड़ इन सेविंग्स बिंग रिकॉर्डेड, इतना पैसा पब्लिक का बचा दिया गया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। बहुत अच्छी बात है, पब्लिक तो अमीर हो गई। चलिए, the strategy of localization of sustainable development goal has been adopted to ensure budgets at the ग्राम पंचायत लेवल अलाइन विद एसडीजी ऑब्जेक्टिव। तो ग्राम पंचायत लेवल पर जो बजट बनता है वो भी एसडीजी के अकॉर्डिंग बने, इसको भी इंश्योर किया गया है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पे आ जाते हैं, एग्जिस्टेंशियल प्रायोरिटीज। तो क्या कहा गया है इसमें, देखिए, इंडियन लेबर मार्केट जो है उसका अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ है, बहुत अच्छी बात है। 26% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 10 से 24 साल के, यानी कि हमारा एक यूथ पॉपुलेशन है जो हमारे लिए एक लेवरेज का काम कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। To give a fillip to women entrepreneurship, the government has launched several initiatives in terms of easier access to credit, उनको उधार अच्छे से मिल जाए, उनकी मार्केटिंग सपोर्ट हो सके, उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके, ताकि वुमेन स्टार्टअप भी बन सके। पर मुझे लगता है कि हमारे, अगर हमें, जैसे कि सरकार कहती है विश्व गुरु बनना है, तो हमें चीजों के साथ ये टैग लगाना छोड़ना पड़ेगा। हमें ये बात कहनी छोड़नी पड़ेगी कि ये वुमेन स्टार्टअप है, या ये मेन स्टार्टअप है, या ये एससी एसटी का स्टार्टअप है, या ये जनरल कैटेगरी का स्टार्टअप है, ये हिंदुओं का स्टार्टअप है, या मुसलमानों का स्टार्टअप है। जब तक हम इस प्रीफिक्स के साथ जिएंगे तब तक हम विश्वगुरु तो नहीं बन सकते, ठीक है। द ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी and renewable energy sectors are providing enhanced opportunities for job creation, essential for achieving Viksit Bharat ka vision. Government is establishing a resilient and responsive skilled ecosystem to keep pace with emerging global trends such as automation, generative AI, digitalization, and the effects of climate change. The net payroll additions under EPFO have more than doubled in the past 6 years. पिछले 6 सालों में EPFO registrations डबल हो गए, यानी कि लोगों को नौकरी लग रही। EPFO रजिस्ट्रेशन मतलब नौकरी लग रही है, करेक्ट। लेबर इन द एआई एरा, क्राइसिस और कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एआई की दुनिया में। लेबर फोर्स क्या है, एक चुनौती है या एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट यानी कि जो मदद करता है किसी चीज को बेहतरीन बनाने में। तो डेवलपर्स ऑफ एआई प्रॉमिस टू अशर इन अ न्यू एज वेयर बल्क ऑफ द इकोनॉमिकली वैल्यूएबल वर्क इज ऑटोमेटेड। बहुत सारा काम अब बहुत ही आसानी से हो जाता है। जो यूट्यूब के मैं डिस्क्रिप्शंस डालता हूँ वो भी एआई जनरेटेड रहता है, मैं चैट जीपीटी में लिखता हूँ, डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो गया है। AI is anticipated to surpass human performance in critical decision making across various fields like healthcare, research, criminal justice, education, business। तमाम जगहों पे ये छाने वाला है। तो AI की वजह से चैलेंजेस तो हैं। फॉर्चुनेटली ड्यू टू AI प्रेजेंटली बीइंग इन इट्स इन्फेंसी, AI अभी बहुत ही बालक है। AI का पोटेंशियल इतना ज्यादा है जो हम समझ भी नहीं सकते। तो अभी तो हम बहुत ही कम देख रहे हैं कि इसकी इन्फेंसी है। इंडिया has अफोर्डेड द टाइम नेसेसरी टू स्ट्रेंथन इट्स फाउंडेशन। तो इंडिया के पास ये मौका है कि वो अपने फाउंडेशंस को बुलंद करे और एआई के अकॉर्डिंग अपना डोमेन, अपना पैराडाइम शिफ्ट करने को तैयार हो जाए, ताकि उसके अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट का मौका मिले, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का मौका मिले। Leveraging its youth, young, dynamic, and tech-savvy population, India has the potential to create a workforce that can utilize AI to augment their productivity and work। बहुत जरूरी है कि हम अपने वर्कफोर्स को इस तरह से तैयार करें कि हम एआई को इस्तेमाल करके एक वर्कफोर्स, एक ऑगमेंटेड वर्कफोर्स बना सकें। जैसे कि अगर सीडीपीएफ आपने पढ़ा है, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, तो सीडीपीएफ में प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होता है, ए के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर 1 - अल्फा। ये जो ए है, ये ए क्या है, ऑगमेंटेड है। आज के तारीख में अगर हम सीडीपीएफ पढ़ेंगे तो ये ए एक्चुअली एआई होगा। दिस इज एआई, कि एआई की मदद से हम अपने लेबर और कैपिटल को कैसे ऑगमेंट कर सकते हैं, ठीक है। द फ्यूचर रिवॉल्व्स अराउंड ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस वेयर द वर्कफोर्स इंटीग्रेट्स बोथ ह्यूमन एंड मशीन कैपेबिलिटीज। दिस अप्रोच एम्स टू एनहांस ह्यूमन पोटेंशियल एंड improve ओवरऑल एफिशिएंसी इन जॉब परफॉर्मेंस, अल्टीमेटली बेनिफिटिंग सोसाइटी एज अ होल। बहुत ही अच्छी बात कही है। चलिए, जो अच्छी बात रहेगी उसे तो कहूंगा ना भाई, अच्छी बात है वो तो, अच्छी बात है, क्या कह सकते हैं। Collaborative effort between government, private sector, and academia is essential to minimize adverse social societal effects of AI-driven transformation। तो एआई की वजह से समाज में जो एडवर्स इफेक्ट्स होंगे उसको कमाने की जिम्मेदारी सरकार, प्राइवेट और एकेडमिया तीनों की है। तो ये एक ओवरऑल हमारा इकोनॉमिक सर्वे था जो हमने पढ़ा, जो कल रिलीज किया गया। और चाहिए इसमें भाषा भी चेंज हो सकती है, वाह बहुत अच्छी बात है, ये तो मैंने भी रिलीज किया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। अरे वाह, तमिल में चेंज हो गया।
वाह, वेरी गुड। सो इफ यू आर अ तमिलियन, इफ यू आर इंग्लिश, इफ यू नो हिंदी, इफ यू नो मलयाली, इफ यू नो गुजराती, आप अपनी भाषा के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अ वेरी नाइस डिस्कवरी। गलती से हो गया पर इट्स नाइस डिस्कवरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इकोनॉमिक सर्वे समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल क्या कहा गया है। पर ये समझाना इसलिए जरूरी था कि आप जब खुद से पढ़ें इकोनॉमिक सर्वे तो आप रिलेट कर सके चीजों को। खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। रोज इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, जून के एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कि मैं अपनी बात कहूँ तो मैं रोज इकोनॉमिक सर्वे पढ़ता था और मैंने उसमें तमाम तरह से हाईलाइट्स और ये वो कर रखा था ताकि मैं चीजों को याद कर सकूं, क्योंकि डेटा सेंट्रिक क्वेश्चंस जो है वो बहुत पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग भी प्लीज याद कर लीजिए अच्छे से, रोज रिवाइज करिए ताकि आपके पिक्चर मेमोरी में बैठ जाए और जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से हैंडल कर सको। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो उसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इत्मीनान से तसल्ली से पढ़िए और उसे अच्छे से समझिए। यूनियन बजट अभी पेश किया जा रहा होगा, जैसे ही यूनियन बजट आ जाता है उस पर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और दुरुस्त हो जाए और यूजीसी नेट के एग्जाम को आप अच्छे से सहूलियत के साथ क्रॉस कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। यूजीसी नेट पेपर 1 पे मिलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड पे मैं हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी लेके आने वाला हूँ, मल्टीपल इंटेलिजेंस मॉडल। उसका पीपीटी बन चुका है। बस वीडियो जो है वो शूट करना बाकी है। तो आई बी कमिंग अप विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड share it with your friends. Like the video if you really liked it, and comment and let us know any important thing which you want to say, which you want to highlight from this video. बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।